बिल्कुल खराब फील्डिंग जो है वो सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा अब थोड़ी सी पारी पर भी बात कर लेते कि भाई पहली इनिंग्स की शुरुआत टीम इंडिया ने कैसे की। टॉस यहां पर इंग्लैंड ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया ने पहली पारी में 471 रन बना दिए थे। बड़ा स्कोर बना था, लेकिन वही जैसे हम बात करते कि भाई 500 का स्कोर बनाते तो शायद ये मैच इनके खाते में होता। भारत ने दूसरी पारी में 364 रन बनाए और ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 465 और दूसरी पारी में 373 रन बनाए। डकेट ने पहली पारी में 62 और दूसरी पारी में 149 रन की शानदार बल्लेबाजी की। जबरदस्त रोमांच रहा लीड्स टेस्ट मैच, बिल्कुल। और ये एक तरफ लग रहा था कि भाई सबसे पहले जब टीम इंडिया ने 3 शतक लगाए थे, एक पहला शतक जो है वो आया था जायसवाल के बल्ले से पहले इनिंग में, दूसरा शतक जो है वो गिल के बल्ले से आया और तीसरा शतक जो है वो आया ऋषभ पंत के बल्ले से। राहत भरी सांस थी कि भाई एक बड़ा स्कोर बन गया था, लेकिन वही है कि आपके जो पिछले बल्लेबाज थे, जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी थी वो नाकाम रही। वहां से 430 पर आपका चौथा विकेट गिरता है और 41 रन के अंदर अंदर आपकी टीम जो है वो सिमट जाती है। मतलब आपके जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है, जो 5, 6, 7, 8 की बल्लेबाजी है, वहां पर बल्लेबाजी भी आपकी नहीं हो पाई। वही अगर हम बात करें इंग्लैंड की टीम की, तो इंग्लैंड के जो पिछले बल्लेबाज थे ब्रायडन कास वगैरह, उन्होंने एक कमाल की बल्लेबाजी की। तो ये दर्शाता है कि उनकी ओवरऑल टीम ने, भले ही उनका पहले इनिंग में पहला शतक आया था ऑली पॉप का, लेकिन वहां से मैच की तस्वीर जो है वो बदल डाली थी। बाकी मतलब हम टेस्ट मैच की बात करते हैं कि भाई टीम गेम होता है, वो टीम गेम जो है वो इंग्लैंड की बल्लेबाजों और गेंदबाजों में नजर आया कहीं ना कहीं। बिल्कुल नजर आया। और आपकी बात को ही अगर हम आंकड़ों में देख लें तो पहली इनिंग में इंग्लैंड की टीम का जो 5वां विकेट गिरा था वो गिरा था अंकिता 276 रन पर, और टीम ने फिनिश कहाँ किया? टीम ने फिनिश किया 465 रन पर जाकर, यानी लगभग 200 रन जोड़ दिए। जहां पर भारतीय टीम 30-40 रन में सिमट गई। आखिरी के 5 विकेट दोनों ही पारियों में हमने देखा। तो ये टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है अंकिता। टेस्ट क्रिकेट जो है वो ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन सोकर उठे और आपने 5 ओवर अच्छा खेल खेला और आप जीत गए। टेस्ट क्रिकेट इसीलिए टेस्ट क्रिकेट कहलाता है क्योंकि यहाँ पर 15 सेशन का खेल होता है, और 15 सेशन में जो ज्यादा सेशन जीतता है, जो सेशन दर सेशन अपनी टीम को मजबूत करता है, वो टीम अल्टीमेटली रिजल्ट में आगे आपको दिखाई देती है। और अगर आप देखें इस टेस्ट मैच में तो यही तो हुआ। भारतीय टीम खराब नहीं खेली है, लेकिन भारतीय टीम ने हर उस मौके को गंवा दिया जो जीत के लिए जरूरी था। जहां पर आपको अच्छी शुरुआत मिली थी, आपको 500 रन जोड़ने चाहिए था, आप नहीं जोड़ पाए। जहां पर आपको इंग्लैंड के सामने 400 से ज्यादा रन का लक्ष्य रखना चाहिए था, आप नहीं रख पाए। अब ये 400 से ज्यादा रन के लक्ष्य का ना एक साइंटिफिक पहलू, या साइंटिफिक कहने के बजाय मुझे कहना चाहिए कि आंकड़ों के हिसाब से भी आप समझिए। पहली पारी में इंग्लैंड की टीम जो रन बनाती है वो बनाती है मेरे ख्याल से 4.61 के रन रेट से। अब अगर आप इसको जोड़ लीजिए कि इंग्लैंड को जितने रन आज स्कोर करने थे, 350 रन करने थे, 90 ओवर का खेल था। अब 90 को अगर आप सीधा सीधा 4 से गुणा भी कर देंगे तो वो 360 हो जाता है, यानी वो लक्ष्य तो उन्होंने वैसे ही हासिल कर लिया। उनको कुछ नया नहीं करना था। आप जब कोई मैच जीतना चाहते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि आप विरोधी टीम को मजबूर करें कि वो जोखिम लें, वो रिस्क लें। अगर यही 400 सवा 400 रन आप देते तो फिर इंग्लैंड के सामने ये रिस्क होता कि हाँ, अगर उनको एक तरीका तो ये था कि वो ड्रॉ के लिए जाते, जो वो जाते नहीं। ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, क्रिकेट फैंस भी जानते हैं कि इंग्लैंड की टीम ड्रॉ के लिए नहीं जाती। तब इंग्लैंड की टीम को रिस्क लेना होता, तब इंग्लैंड की टीम उस रन रेट के हिसाब से आगे बढ़ती। अभी तो क्या हुआ, बुमराह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, चलिए साहब कोई बात नहीं, बुमराह के ओवर में 1 रन आ रहा है, कोई बात नहीं, हम अब दूसरे गेंदबाज के ओवर में रन बना लेंगे। तो जिस भी गेंदबाज पर आपको खतरा था, इंग्लैंड की टीम के पास ये लग्जरी थी, उनके पास रन रेट का कोई प्रेशर नहीं था, उनके पास ये लग्जरी थी कि वो आराम से उस गेंदबाज के ओवर को निकाल लें और फिर अगले गेंदबाज पर अटैक करें, और इंग्लैंड ने बिल्कुल ऐसा ही किया। बिल्कुल, और इंग्लैंड ने भी वैसा किया। और सबसे बड़ी बात है कि कैचेस विन मैचेस। अगर आपने कैच पकड़ा है तो आपकी टीम में कहीं ना कहीं वो हर्षोल्लास भी रहता है और आपकी टीम जो है वो जीत की दहलीज पर जाती है। लेकिन यहाँ पर कैच इतने सारे मिस हुए, खासकर जायसवाल से टोटल 4 कैचेस जो है वो मिस किया, और ऐसे बल्लेबाजों का कैच मिस हुआ जिन्होंने शतकीय बल्लेबाजी की। लीड्स में जायसवाल ने छोड़े 4 कैच। पहले इनिंग में बेन डकेट, ऑली पॉप और ब्रूक का कैच छोड़ा था। दूसरी इनिंग में बेन डकेट का कैच 97 रन पर छोड़ा था, और फिर डकेट ने दूसरी पारी में जो है वो शतकीय बल्लेबाजी की। लीड्स की पिच पर दूसरी पारी में जो है वो अच्छे खासे रन्स भी बने थे, और ये दर्शाता है कि जो हम बार बार बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो सपाट विकेट है, जो कहते हैं कि फ्लैट विकेट है, वो भारत के फेवर में जाएगा। स्टार्टिंग में यही बातें हो रही थी कि भाई यहाँ पर बुमराह जो है वो विकेट चटकाए थे, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्हें विकेट्स भी नहीं मिली।
जसप्रीत पर सबकी निगाहें थी और सिराज पर सबकी निगाहें थी। हालांकि पहले इनिंग में जो है वो फाइफर बुमराह ने लिया था, लेकिन बातें वही होती है कि भाई आप बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, तो आपसे उम्मीदें भी वही होती है कि पार्टनरशिप आप ब्रेक करें। मतलब 188 पर पहला विकेट गिरता है, जहां पर सिराज को विकेट्स नहीं मिल रहे थे, जहां पर बुमराह को विकेट्स नहीं मिल रहे थे, तो तस्वीर वहीं पर क्लियर हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने वो कैच नहीं छोड़ा होता, खासकर दूसरी इनिंग में यहां पर जो कैच छोड़ा था बेन डकेट का 97 पर वो थे, अगर वो कैच नहीं मिस हुआ होता तो शायद तस्वीर थोड़ी सी और बदल जाती यहां पर। बिल्कुल अंकिता, आप अगर सोच कर देखिए, पहली इनिंग का हम लोग हिसाब लगा रहे थे। पहली इनिंग में जो कैचेस छूटे भारतीय टीम की तरफ से, जो यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा ने छोड़े, जिन खिलाड़ियों को योगदान मिला, जीवन दान मिला, उनके आउट ना होने के बाद के योगदान को अगर जोड़ा जाए तो 190 रन था। यानी पहली पारी में इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों का कैच अगर भारतीय टीम ने पकड़ लिया होता तो वो जो 450 रन बन गए वो 250 के आसपास होते, क्योंकि 190 रन जिस भी खिलाड़ी को जीवन दान मिला उसके बाद उसने जो रन जोड़े उनका योग जो था वो 190 रन का था। और दूसरा, एक सेकंड के लिए जसप्रीत बुमराह बन के सोचिए, आपको पहली पारी में मतलब 7 या 8 विकेट मिलने चाहिए थे अगर आपके कैचेस पकड़े गए होते तो कहीं ना कहीं। और बुमराह भी खिलाड़ी हैं, उनके अंदर भी इमोशंस हैं, उनके अंदर भी वो आत्मविश्वास उनका भी हिलता है। अगर उनके गेंदों पर अच्छी तरह से फील्डिंग ना हो, अच्छी तरह से वो जो गेंद रोकी जानी चाहिए थी उस पर चौका चला जाए, तो वो भी खिलाड़ी हैं, उनका भी आत्मविश्वास डगमगाता है। और यही हुआ। और फिर सबसे बड़ी बात, क्रिकेट के खेल में हमेशा ये कहा जाता है कि आप मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहें कि हो सकता है आपका कोई मेन गेंदबाज किसी दिन ना चले। तो वो आज वही दिन था जहां पर आपको जिस तरह से, जो आपने भी कहा कि पार्टनरशिप ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट थी या जो जरूरत थी या जो उम्मीदें थी जसप्रीत बुमराह से, वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर बड़ा प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ जसप्रीत बुमराह की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे? शायद नहीं। ये टीम गेम है, 11 के 11 खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है। सवाल उठना चाहिए उस खराब फील्डिंग पर, सवाल उठना चाहिए लोअर मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी पर, सवाल उठना चाहिए कुछल्ले बल्लेबाजों के अप्रोच पर, और सवाल उठना चाहिए उस कप्तानी पर और उस कोचिंग पर जिसने इतना बड़ा लक्ष्य देकर भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया। बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई फील्डिंग में भी वो दमखम नजर नहीं आया, पूरी बॉडी लैंग्वेज आपकी दिख रही थी कि जब आपके विकेट्स नहीं गिर रहे थे तो वो चेयरअप, जैसे हमने विराट और रोहित की कप्तानी में देखा था कि भाई भले ही आप रन, मतलब आप हार रहे हैं, बट आप में वो जज्बा होना चाहिए। अगर आप में वो जज्बा है तो आप विकेट्स भी लेते हैं। और कहीं ना कहीं पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है वहाँ पर सुस्त नजर आई। अगर हम बात करें यहाँ पर फील्डिंग की, तो फील्डिंग यहाँ पर भारतीय जो गेंदबाज थे, भारतीय जो प्लेयर्स थे, उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला। और एक बार फिर से सवालों के घेरे में सारे जो खिलाड़ी वो नजर आए। भारतीय गेंदबाजों को जो सीम मूवमेंट था वो भी नहीं मिल रहा था। दूसरी पारी में बुमराह और सिराज जो है वो काफी महंगे साबित हुए, विकेट्स भी इन दोनों खिलाड़ियों को जो है वो नहीं मिल पाया है। इसके अलावा जसप्रीत की बात करें तो पहली इनिंग में 5 विकेट इन्होंने लिए थे और जडेजा ने बेन स्टोक्स का विकेट तो लिया, लेकिन मैच को अपनी तरफ नहीं कर पाए। और यही सवाल जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि बुमराह भी एक इंसान है और बार बार एक खिलाड़ी पर हम किसी भी मैच का जो है वो पूरा जिम्मा नहीं हम रख पाते। आप पर सारे खिलाड़ियों पर नजरें होंगी। जो कि हम बात करते हैं कि भाई शुभमन गिल की बॉडी लैंग्वेज, जैसे कैचेस मिस हो रहे थे तो आपको एक कप्तान के तौर पर, एक प्लेयर के तौर पर आपको वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा एग्रेशन भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर मैच को आपको कप्तानी मिली है और इस तरीके से, मतलब अगर हम टोटल रन्स की बात करें तो लगभग 1600 या 1500 रन टोटल मिलाकर बने, तो आपने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी तो की है। 5 शतक भी आया जो कि रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा, लेकिन उसके बाद भी आप मैच में हार जाते तो कहीं ना कहीं आपकी कप्तानी पर सवाल उठेंगे। और गौतम गंभीर की जो कोचिंग है ना, उस पर भी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं। और जैसा मैंने बीच में कहा कि आपने पिछले जो 9 मैचेस खेले हैं उसमें से 7 मैचेस में हार मिली है, 1 मैच ड्रॉ रहा है और 1 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, गौतम गंभीर बड़े कमाल के खिलाड़ी रहे हैं, बड़े कमाल के फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कमाल के कप्तान रहे हैं, कमाल के कोच रहे हैं, लेकिन ये सारी सक्सेस जो है उनकी वो लिमिटेड ओवर्स में है। गौतम गंभीर की कोचिंग को अगर आप बहुत अच्छे नंबर्स देना चाहते हैं तो आपको हमेशा टेस्ट क्रिकेट में उनकी कोचिंग को आजमाना होगा। टेस्ट क्रिकेट में उनकी कोचिंग के जो रिजल्ट्स हैं उनका आकलन करना होगा और वहां पर अभी एज अ कोच उनको भी बहुत सारी मेहनत करनी है। अभी वहां कहानी उस तरह से नहीं चल रही है जैसे लिमिटेड ओवर्स में उनकी कहानी है, जहां पर उन्होंने चाहे आप 2007 T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, 2011 वर्ल्ड कप की बात कर लें, जहां पर उन्होंने बल्लेबाज के तौर पर जीत दिलाई, आप 2012-2014 की आईपीएल की बात कर लें जहां उन्होंने कप्तान के तौर पर अपनी टीम को जीत दिलाई, या फिर कोच के तौर पर बात कर लें जहां पर उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया।
वो सारी सक्सेस एक तरफ है, टेस्ट क्रिकेट एक तरफ है। और टेस्ट क्रिकेट में अभी तक जैसा आपने भी कहा कि वो सवाल कड़े सवाल, वो कठिन सवाल उनके सामने अभी वैसे के वैसे ही बरकरार है कि आखिर जैसा आपने भी जोड़कर बताया, लगभग 800 रन बना दिए भारतीय टीम ने, 800 से ज्यादा रन बनाए भारतीय टीम ने, फिर भी उसके हाथ में 5 विकेट से हार ली। बिल्कुल, और ये हार जो है वो चुभेगी भी, क्योंकि भाई 23 साल बाद ये लग रहा था कि भाई ट्रांजिशन पीरियड है, जहाँ पर युवा खिलाड़ी होंगे, जहाँ पर कुछ सीनियर प्लेयर्स भी होंगे। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ पर पंत की अगर हम बात करें तो दोनों ही इनिंग्स में शतकीय बल्लेबाजी की, वो बेकार चली गई। इसके अलावा केएल राहुल ने जिस तरीके से टिककर बल्लेबाजी की वो भी बेकार चली गई। अब इस हार को किस तरीके से यहाँ पर भारतीय टीम जो है वो अगले मैच में उतारती है? क्या अगले मैच में भी टीम इंडिया जो है वो कुछ सोच के साथ जाएगी, नई सोच के साथ जाएगी? और कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे थे कि भाई जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं, क्या वहां पर कुछ चेंजेस भी किए जाएंगे? करुण नायर जो कि पहले इनिंग में डक पर आउट हो गए थे, फिर 20 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो ये बड़े प्लेयर से उम्मीदें नहीं होती। अगर आप में वो जज्बा है, जब आपने 300 प्लस रन भी बनाए, तो अगर आप में वो रिकॉर्ड दर्ज है, तो कहीं ना कहीं वो सारे रिकॉर्ड जो है ना वो मैदान पर भी उतरते हैं। बाकी प्लेयर्स में शार्दुल ठाकुर का बल्ला भी नहीं चला, तो पुछल्ले बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं ये दारोमदार लेना पड़ेगा कि भाई अगर आप में वो कैलिबर है, आपको टीम में लिया जा रहा है, तो आप टीम में पूरा 100% देंगे। तो शिवेंद्र सर, जाते जाते सवाल एक और है कि अगले मैच में टीम इंडिया किस तरीके से प्रिपरेशन करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि शायद भारतीय टीम को, जैसा हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि येट नियर येट सो फार जो कहते हैं ना, अगर आपकी टीम में बल्लेबाजी में 5 शतक लगे हैं तो ये तो तय है कि आप खराब नहीं खेल रहे हैं। आप जहां पर मोमेंट्स को कैच करना होता है ना, वो आपने मिस किया है। आपसे फील्डिंग पर में खराब परफॉर्मेंस हुई है। और फिर मैं जो बार बार बात दोहरा रहा हूँ कि आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर था और जो पुछल्ले बल्लेबाज थे, उनके अप्रोच में वो कॉम्प्लिसेंट नजर आए। वो हो गया, बस अब तो हो गया, अब तो कर ही लेंगे वाला जो अप्रोच होता है ना, वो अप्रोच नजर आया। मुझे लगता है शायद कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अप्रोच बदलना होगा। गौतम गंभीर को, शुभमन गिल को, अपनी टीम को ये समझाना होगा कि जब तक हो ना जाए तब तक हुआ नहीं है, जब तक आप जीत ना जाए तब तक आप जीते नहीं है। आप कहिए कि हमने 5 शतक लगा दिए, नतीजा क्या है? टीम हार चुकी है। ऋषभ पंत ने रिकॉर्ड्स की झड़ियां लगा दी, लेकिन क्या ये रिकॉर्ड्स उनको याद रहेंगे या ये याद रहेगा कि टीम हार गई? तो कई बार वो जो बहुत कुछ मेहनत करने के बाद भी आप रिजल्ट में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, ये वैसी ही एक हार है, ये एक वैसा ही मैच था। बहुत कुछ करना नहीं है अगले मैच से पहले, सिर्फ और सिर्फ उस अप्रोच को बदलना होगा जिस अप्रोच की वजह से इस टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना। बिल्कुल, ये अप्रोच बदलनी पड़ेगी और सोच भी यहाँ पर थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। तमाम जानकारी के लिए शिवेंद्र सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जो अगला मैच होगा वहाँ पर टीम इंडिया जो है वो जीत के साथ आगाज भी यहाँ पर करती नजर आएगी। बिल्कुल, तो चलिए, यहाँ पर भारतीय टीम जो है वो हार तो चुकी है, लेकिन जज्बा जो है वो अगले मैच में किस तरीके से दिखेगा? क्या गौतम गंभीर जो है यहाँ पर थोड़े से और गंभीर होते नजर आएंगे? शुभमन गिल का अप्रोच जो है, क्योंकि देखिए शतकीय बल्लेबाजी की यहाँ पर भारतीय टीमों ने लगातार जो है वो बढ़िया प्रदर्शन भी किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी में। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने जिस तरीके से मैच को संभाला, क्योंकि अगर आपको पता होता कि स्कोर में 400 से ज्यादा रन बन गए, लेकिन उस तरीके की अप्रोच को, माइंडसेट को किस तरीके से यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने बदला है, और ये जीत जो है वो पावर पैक के तौर पर यहाँ पर इंग्लैंड के सारे खिलाड़ियों पर नजर आएगी, क्योंकि एक बूस्टर का काम किया है। बेन टकेट की शानदार जो शतकीय बल्लेबाजी आई उसकी बदौलत, और बाकी जो यहाँ पर टीममेट्स का साथ रहा है वो कहीं ना कहीं रहा है। लेकिन अगले मैच में, यानी कि 2 जुलाई से जो मैच खेला जाएगा बर्मिंघम में, वहां पर टीम इंडिया किस जीत के इरादे से उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के मैच में कहीं ना कहीं जो चूक हुई है वो पुछल्ले बल्लेबाजों की वजह से हुई है। थोड़ी सी गेंदबाजी में भी वहां पर कमजोर टीम इंडिया नजर आई। आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत सकती थी? कहां पर हुई सबसे बड़ी चूक? कमेंट करके बताइए। इसके अलावा स्पोर्ट्स 9 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट मिस ना होने पाए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।